नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 300 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत, रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, दुआरे चिकित्सा योजना का बड़ा ऐलान। और इजराइल हमले में आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद की मौत, ईरान इजराइल संघर्ष और भड़का। अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा दौरे के दौरान वृंदावन स्थित श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम में राष्ट्रपति का पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें अध्यात्म सेवा और जन कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति ने संत के सरल जीवन और उनके उपदेशों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह मुलाकात शांत और आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुई। इससे पहले वो अयोध्या में दर्शन के बाद मथुरा पहुंची थी। मथुरा प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचन भी सुने और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले गुरुवार को अयोध्या के राम मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इंद्रप्रस्थ बस डिपो से 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को सेवा में शामिल किया गया है। रेखा गुप्ता ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे राजधानी की रफ्तार को नई दिशा देने वाला कदम बताया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों का सफर आसान होगा और शहर की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। पिछले एक साल में 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में जोड़ी जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसी के तहत डीटीसी के पूरे बेड़े को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। कार्यक्रम के दौरान नानकसर से गाजियाबाद के बीच नई अंतर्राज्यीय बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। साथ ही डीटीसी के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया। लंबे समय से बंद पड़ा इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन पोर्टल भी फिर से शुरू किया गया है। इसके जरिए 12,877 लाभार्थियों को 24 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से दी गई है। इस मौके पर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और तरविंदर सिंह मारवाह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पहल से राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बना दी गई है। चुनाव के दौरान साजिशें होती हैं, लेकिन इस बार सारी सीमाएं पार हो गई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आगामी चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल के प्रति ईर्ष्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि बाहरी लोगों को राज्य की समझ नहीं है। भाजपा जानती है कि वो चुनाव हारने वाली है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। घोषणा पत्र में दुआरे चिकित्सा योजना शुरू करने का वादा किया गया, जिसके तहत घर घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा हजारों स्कूलों को ई लर्निंग सुविधाओं से लैस करने और नए जिले, ब्लॉक एवं नगरपालिकाओं बनाने की भी घोषणा की गई थी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है, जहां पार्टी नेता शमा मोहम्मद ने महिलाओं को कम टिकट मिलने पर मुद्दा उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वे हारी नहीं है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से सवाल किया है कि महिलाओं को न्याय कब मिलेगा।
शमा ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 92 टिकटों में से केवल 9 महिलाओं को ही मौका दिया गया है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में भी 16 में से सिर्फ एक महिला को टिकट मिला था। उन्होंने इस स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया है। शमा मोहम्मद ने राहुल गांधी से अपील की है कि वे केरल में महिला नेताओं की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दें। दूसरी ओर राहुल गांधी ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के समर्थन में कहा है कि गठबंधन राज्य में बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने केरल को अपना घर बताते हुए जनता का आभार जताया। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। इस मुद्दे के सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर आंतरिक असहमति की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में ईरान को बड़ा झटका लगा है, जहां IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद की इजरायली हमले में मौत हो गई। ईरान ने भी उनकी मौत की पुष्टि कर दी है, जिससे तनाव और भी बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में जारी इस संघर्ष का ये 21वां दिन है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के हमलों का जवाब देते हुए कई ठिकानों को निशाना बनाया है। तेहरान में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई जा रही हैं और शहर दहशत में है। हाइफा पर हुए हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। दोनों देशों के बीच टकराव अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इजराइल ने तेहरान समेत कई अहम ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने खाड़ी देशों जैसे कि दुबई, बहरीन, कुवैत और UAE पर भी स्ट्राइक की है। बहरीन में एक गोदाम जलकर खाक हो गया, जबकि अन्य हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक नाकाम किया है। इसके अलावा इजराइल ने कैस्पियन सागर के पास ईरानी नौसैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिससे मिसाइल, जहाज और कमांड सेंटर तबाह हो गए। यह इलाका रूस के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर जवाब देने की कोशिश की है। पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और करमन में भी हमलों की खबरें सामने आई है। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और चिंता बढ़ा दी है। रश्मिका मंदाना के लिए साल 2026 बेहद खास साबित हो रहा है, जहां उनके करियर और निजी जीवन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए स्टेट अवार्ड्स मिलने की खुशी जाहिर की। 19 मार्च 2026 को आयोजित तेलंगाना गद्दर फिल्म अवार्ड्स 2025 में उन्हें फिल्म द गर्लफ्रेंड के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके को उन्होंने अपने जीवन का खास पल बताया और फैंस के साथ तस्वीरें साझा की। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि वो राज्य स्तर के विजेताओं को सुपरस्टार की तरह देखा करती थी। रश्मिका ने कहा है कि यह उपलब्धि उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने सफर को लंबा और भावनात्मक बताया। रश्मिका ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं कर सकती, लेकिन ये पल उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबा सफर तय किया है और वो इसके लिए आभारी हैं। आने वाले समय में रश्मिका कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं, जिनमें कॉकटेल 2, रणबाली, एनिमल पार्क, पुष्पा 3 और मैसा शामिल है। फिल्म रणबाली में वो विजय देवरकोंडा के साथ नजर आएंगी, वहीं मैसा में उनका एक अलग और दमदार अवतार देखने को मिलेगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।